गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज हम बात यहां पर करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर कुछ गिरावट बढ़ती हुई नजर आई है। दो चीजें जहां पर बाजार का व्यू है, एक तो ये कि यूएस की इन्वेंट्रीज फिर से बढ़ी हैं कच्चे तेल की, और दूसरा यूरोपियन यूनियन ने मंडे को यहां पर जो ईरान न्यूक्लियर डील है 2015 की, उसके ऊपर अपना पेपर सबमिट कर दिया है। अब ईरान और यूएस को इस पर हामी भरनी है और वो एक डेवलपमेंट है जिस पर बाजार की नजर रहेगी। दूसरी बड़ी स्टोरी आज हमारी सोने पर है, जहां पर 52,000 के स्तर आज भी कायम है। जुलाई में तो यहां पर तेजी थी ही, और अगस्त का महीना यहां पर बढ़त के साथ सोने के लिए शुरू हुआ है। और कल से यहां पर त्योहार भी शुरू हो जाएंगे रक्षाबंधन के साथ। तो कैसे करें खरीदारी, कैसे करें इन्वेस्टमेंट, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे कॉटन में, जहां पर तेजी हमने फिर से बनते हुए देखी है। भारतीय बाजारों में किस तरह के बुआई के नंबर्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो कॉटन के स्तर 5 हफ्ते के हाईज पर हैं, उसका भारतीय बाजार क्या निर्णय निकाले, इन सब पर भी बनाएंगे स्ट्रैटेजी। हमारे साथ जुड़े हैं कुंवर ग्रुप के डायरेक्टर रवि दियोरा, धन.co के डायरेक्टर जयप्रकाश गुप्ता, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के डायरेक्टर मनोज झा, और कॉटन पे हम बात करेंगे कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा से। लेकिन शो की शुरुआत आज हम यहाँ पर सोने के साथ करेंगे, जहां पर 52,000 के स्तर हमने कायम बनते हुए देखे हैं। और आज बाजार की नजर रहेगी यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स पे। अगली जो यूएस की मीटिंग है उसके पहले ये नंबर्स यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। किस तरह का रिएक्शन हम डॉलर इंडेक्स से आता हुआ देखेंगे, क्या स्तर यहाँ पर आगे सोने में बन पाएंगे, ये काफी हद तक इस नंबर से आज यहाँ पर पता चलेगा। आप देख सकते हैं हल्की सी मुनाफा वसूली अपनी स्क्रीन पे आज। कल हमने $1,800 प्रति आउंस के लेवल्स भी सोने में बनते हुए देखे थे, लेकिन 1788-89 के आसपास के स्तर फिलहाल आपकी स्क्रीन पर। मनोज, सबसे पहले तो आपसे यहाँ पर शुरू करेंगे, और आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और काफी सही ग्रहों में भी आया है रक्षाबंधन से एक दिन पहले। कैसे देखते हैं आप, ऐसे कैसे तो मना रहे हैं आप अपना बर्थडे सबसे पहले? गोल्ड और डायमंड के साथ। गोल्ड एंड डायमंड के साथ, ओके। कोई आपको दे रहा है कि आप किसी को दे रहे हैं? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गिफ्ट सीएनबीसी आवाज से आए। अच्छा, आप हमें गाइड कर दीजिए कि सोने और डायमंड के प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं, उस लिहाज से हम आपको गिफ्ट करेंगे। लेकिन कैसे लगते हैं आपको 52,000 के आसपास के सोने के स्तर? नमस्कार मनीषा जी। ऑन सीरियस नोट, आज का अब का जो समय है वो गोल्ड को के प्राइसेस को जो ड्राइव कर रहा है वो एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन है और दूसरा फेड रेट है। तो पहले हम बात करते हैं फेड रेट की। देखिए, आज आने वाला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जुलाई का, ठीक है, और वो एक्सपेक्टेड है 8.7 to 8.8% के आसपास, यानी कि जून से 0.3% कम होने की मतलब पूरी उम्मीद है। और इस जो आपको मालूम है 41 इयर्स का हाई पे इन्फ्लेशन था, तो वो भी घटने की पूरी उम्मीद है। और अगर ये इस तरीके से आता है तो डेफिनेटली ये गोल्ड के लिए थोड़ा माइनस पॉइंट है, गोल्ड को कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करेगा। और आपको ये भी बता दूं, जो फेड रेट है वो भी, जिसकी प्रोबेबिलिटी पहले जो करीब 30-35% के आसपास थी जुलाई महीने में, कि वो 75 बेसिस पॉइंट से बढ़ेगा सितंबर 21 तारीख को, वो अब जो है अगस्त में जो एनालिसिस आया उस हिसाब से वो प्रोबेबिलिटी डबल हो गई, ऑलमोस्ट 70% हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि फेड आगे भी जो है वो रेट जो है 75 बेसिस पॉइंट से बढ़ाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 70% होगी। तो वो भी कहीं ना कहीं गोल्ड को दबाव बनाएगा। तो ये तो एक बात हुई कि जो गोल्ड को दबाव बनाएगा। तो थोड़े आगे दिनों में ऐसा लगता है कि डॉलर रेट में गोल्ड को दबाव में रखेगा। दूसरा इशू है जियोपॉलिटिकल टेंशन। देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन में राइट नाउ तो चाइना और ताइवान की जो स्टोरी चल रही है वही है, लेकिन मुझे पर्सनल बेसिस पे ऐसा नहीं लगता है कि ये लड़ाई कोई बहुत बड़े लेवल पे जा सके, क्योंकि ये कोई यूक्रेन नहीं है, ये ताइवान है। ताइवान के साथ जो है यूएस जुड़ा हुआ है, जापान जुड़ा हुआ है। तो इतने बड़े लड़ाई झगड़े में मुझे नहीं लगता है कि चाइना पड़ेगा, और ये बहुत ज्यादा एक्सलेट होगा। ये अलग बात है कि बहुत सारे फंड मैनेजर्स ने गोल्ड में अभी बाइंग की है, वो ये सोच के कि टेम्पररी एक हमको गेन मिल सकता है ये जियोपॉलिटिकल टेंशन को देखते हुए। तो गोल्ड को कहीं बहुत बड़े स्तर में ले जाने के लिए एक सिग्निफिकेंट रीजन चाहिए, तभी वो सस्टेन करेगा। नहीं तो टेम्पररी ये थोड़ा ऊपर जा सकता है, लेकिन नहीं तो मुझे वापस थोड़ा ऊपर जाके वापस कहीं ना कहीं $1,700 के आसपास दिखता है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा जो है, जो रुपया है वो अभी भी बहुत मजबूत नहीं हो रहा है। तो जहां डॉलर में दबाव रहेगा, एट द सेम टाइम
रुपया भी थोड़ा ऊपर मतलब और कमजोर में भी थोड़ा बहुत हो सकता है। तो गोल्ड यहाँ आपको इंडियन रुपीज में साइडवेज ही दिखेगा, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं दिखेगा। ऑलराइट। दिस इज द जी। तो आपको यही लग रहा है कि यहाँ से कुछ मुनाफा वसूली सोने में आके भी देखने को मिल सकती है, तो क्या ये अच्छी खबर होगी खरीदारों के लिए? क्योंकि कल रक्षाबंधन है, बहुत दूर यहाँ पर जन्माष्टमी नहीं, उसके बाद गणपति फेस्टिवल भी शुरू हो जाएगा और उसके बाद तो यहाँ पर एक लंबी स्ट्रिंग है फेस्टिवल्स की, वेडिंग सीजन शुरू हो जाएगा। किस तरह के प्राइसेस आप आने वाले 1 से 2 महीने में बनता हुआ देखते हैं? एंड टू बिगिन विद, क्या ऑन ग्राउंड खरीदारी है इन फेस्टिवल से पहले? देखिए, रक्षाबंधन हमारे ज्वेलर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट त्योहार है। उसका रीजन ये है कि रक्षाबंधन से ही मोमेंटम बनता है और आप देखो अभी बाजार में वापस मोमेंटम बन गया है। हर इंसान जा रहा है, मतलब हर इंसान जो खरीदार इससे गोल्ड एंड डायमंड इंडस्ट्री से जुड़े हैं वो ज्वेलरी शॉप्स में जा रहे हैं। फुटफॉल बहुत बढ़ गया है। लोग सोने की राखी का जो प्रचलन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सोने, चांदी, अब तो थोड़ा बहुत ये लोग हीरे की भी राखियां डिमांड करने लगे हैं। और बहनों के लिए डेफिनेटली ज्वेलरी गिफ्टिंग का जो ये एक नया परंपरा आया है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इन सबको देखते हुए फुटफॉल मार्केट में कुछ महीनों के बाद अभी अच्छी आई है। और साथ ही साथ ये भी मैं देख रहा हूँ कि ये सामने जो नवंबर दिसंबर की शादियां हैं उसकी भी इंक्वायरीज जो है ना हर जगह बढ़ती जा रहा है। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियन ग्राहकों को ऐसा लगता है कि ये ताइवान और चाइना का या कोई और जो जियो पॉलिटिकल बढ़ जाए तो गोल्ड रेट कहीं नई ऊंचाई पे ना चला जाए, तो उस चक्कर में उनकी भी इंक्वायरी बढ़ गई है और वो लोग भी शोरूम्स में जा रहे हैं। तो मुझे आगे गणपति है, अभी ये सब फेस्टिवल सीजन है, तो मुझे आगे दिवाली तक तो ज्वेलर डिमांड बहुत अच्छी दिख रही है। और जिनको भी अभी लेना है टेम्पररी बेसिस पे 1-2 महीने में, उनको इस लेवल पे जरूर खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि टेम्पररी बेस पे कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ सकता है और अगर बढ़ेगा तो ये गोल्ड इमीडिएटली ऊपर जाएगा। और कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता अगर सीपीआई वगैरह का जो रेट भी अगर उल्टा आ गया तो गोल्ड इमीडिएट फॉर टाइम भी ऊपर जा सकता है। तो लोगों को इस लेवल पे खरीदारी जिनको अगले 3-4 महीने में करनी है उनको जरूर करनी चाहिए। ठीक है, तो इन लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। डिमांड दिवाली तक काफी अच्छी नजर आ रही है और जो पॉलिटिकल टेंशंस अगर थोड़ी भी इमर्ज होती हैं तो प्राइसेस गोल्ड के और मजबूत हो सकते हैं। प्राइसेस पर एक आउटलुक और ले लेते हैं। जयप्रकाश गुप्ता हैं हमारे साथ, रवि दियोरा भी हैं। जय, पहले आप बताइए आपके कमेंट्स क्या हैं प्राइस के हिसाब से? इमीडिएट स्ट्रैटेजी या फिर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इन लेवल से? जी दीपाली, गुड मॉर्निंग। देखिए, स्ट्रैटेजी तो बाइंग की ही है। मैं कंटिन्यूसली आपके शोज पे बोलता आ रहा हूँ कि आई थिंक जिस हिसाब से यहाँ पे ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है, आपका पोर्टफोलियो में गोल्ड का एलोकेशन बढ़ना चाहिए। हम लोगों ने लास्ट 1 वीक 10 डेज में एक अच्छा खासा रनअप देखा है। थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन अगेन यहाँ पे बाई ऑन डिप्स की ही रणनीति रखनी चाहिए। आगे चल के मुझे लगता है यहाँ पे तेजी कायम रहेगा और बाय एंड ऑफ दिस ईयर हम फिर से यहाँ पे $1980 $2000 तक का लेवल देख सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पे रुपी अप्रिशिएट भी होता है तो भी कंजर्वेटिवली आई थिंक 53,500 54,000 का लेवल पॉसिबल है गोल्ड में देखने को मिल जाए। रवि, आप चांदी कैसे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर $20 के लेवल्स अभी भी स्थिर हैं? जरूर से जिस हिसाब से यूएस का इन्फ्लेशन है वो बुलियन पे इतना ज्यादा प्रभाव नहीं करता, क्योंकि उसमें जब यूएस का इन्फ्लेशन बढ़ता है तो बेसिकली इन्फ्लेशन के पैरेलल गोल्ड को भी एक सेफ हेवन डिमांड का सपोर्ट मिल जाता है। जो भी इन्फ्लेशन के डेटा ज्यादा वॉचफुल रखने, यूरोप एंड यूके के इन्फ्लेशन के नंबर पे आने, उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव होगा बुलियन का, क्योंकि अगर ये नंबर बढ़ के आते हैं तो उसकी करेंसी है वो स्ट्रांग होगी और इससे डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आएगी, जिसका सपोर्ट गोल्ड सिल्वर को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि पर्टिकुलर नेक्स्ट 2 डेज में ये दोनों के इन्फ्लेशन नंबर्स पे है उस पे ज्यादा वॉचफुल रहना है, क्योंकि यूएस का इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है ऑलवेज दोनों साइड हो जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ना वैसे सेफ हेवन डिमांड को कैटर करता है और वैसे इन्फ्लेशन बढ़ना तो रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और इससे जो डॉलर इंडेक्स एंड बॉन्ड यील्ड में उछाल आता है इससे प्राइसेस रेजिस्ट करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जैसे यूएस के डेटा आएंगे बुलियन में थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी होगी, बट मेरा मानना है कि ड्यू टू दिस वीकनेस इन बेस मेटल सिल्वर में हायर लेवल से थोड़ा बिग का ट्रेड लेना चाहिए। लेवल स्पेसिफिक बात करें 58,500 600 के बिटवीन ट्रेड कर रहा है। अगर 780 पे मिलता है 58,780 तो सेल करके व्यापार करना है। एक लिमिटेड डाउनसाइड 58,000 तक के देखने को मिल सकते हैं। 59 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड डेफिनेटली थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में है, बट सिल्वर में थोड़ा वीकनेस ज्यादा है।
ठीक है, तो गोल्ड कंसोलिडेट कर रहा है, सिल्वर थोड़ा करेक्ट हो सकता है, थोड़ा कमजोर हो सकता है, ये रवि का व्यू है। लेकिन चलिए बुलियन से आगे बढ़ते हुए फोकस कर लेते हैं कच्चे तेल पर, जहां पर हमने प्रेशर देखा है। WTI $90 के नजदीक कारोबार कर रहा है और साथ ही साथ ब्रेंट में हमने $96 के नीचे प्राइसेस फिसलते हुए देखे हैं। जय, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस को? काफी सारी डेवलपमेंट्स हैं जो प्राइसेस पर इंपैक्ट डाल रही हैं। एक तरफ ईरान न्यूक्लियर डील पर जो डेवलपमेंट हो रही है, दूसरी तरफ यूएस में इन्वेंट्री के नंबर्स। $85 तक के लेवल्स तो हमें पहले भी मिले हैं कि वहां तक क्रूड फिसल सकता है ब्रेंट। फिलहाल के सिचुएशन में क्या व्यू है प्राइसेस को लेकर? जी दीपाली, देखिए एक ओवरहैंग जरूर है सप्लाई डिसरप्शन और जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस का। चाइना ताइवान जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस में एक नया एडिशन है। रशिया यूक्रेन वाला इशू अभी भी रिजॉल्व नहीं है, तो उस तरफ से यहाँ पे सप्लाई डिसरप्शंस के आसार तो बने ही हुए हैं। दूसरी तरफ बीच में जो एक माहौल था कि जहां लग रहा था कि वर्ल्ड यहाँ पे ग्लोबल रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है और जिसके कारण डिमांड डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है, इस पे फर्दर यहाँ पे मूव देखने को मिलेगा। आज यूएस इन्फ्लेशन के नंबर किस तरह से आते हैं, अगर वो नंबर यहाँ पे थोड़ा सा नरम आता है या वीक होता है कंपेयर टू लास्ट मंथ, तो मुझे लगता है एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनेगा और जिससे क्रूड में एक उछाल देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे व्यू डिपेंड्स यूएस इन्फ्लेशन के नंबर के बाद। अगर नंबर से इन्फ्लेशन कम रहता है तो यहाँ पे कुछ हाल देखने को मिल सकता है, बट ब्रॉडली अगर 3 से 6 महीने की बात करें तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा यहाँ पे विंटर्स अराइव होने पे रशिया यूक्रेन का इक्वेशन कैसा रहता है, उसका इम्पैक्ट यूरोपियन मार्केट्स पे कैसे पड़ता है, वो उस पर देखना जरूरी है। बट ब्रॉडली अगर रेंज की बात करें तो आई थिंक ब्रेंट की बात करें तो $102 से $93 ये मुझे दायरा नजर आ रहा है 2 से 3 महीने के लिए। ऑलराइट, वो कच्चे तेल पे व्यू है, लेकिन मेटल्स पे भी एक नजर डालनी चाहिए, जहां पर कल की तेजी के बाद आज हल्की मुनाफा वसूली या कंसोलिडेशन इसे कह सकते हैं। यूएस के नंबर्स की तो इंतजार है ही, साथ ही चाइना का इन्फ्लेशन डेटा है जिसको भी बाजार यहां पर रिएक्ट कर रहा है। कैसे देखते हैं जय, और आपकी टॉपिक यहाँ मेटल्स में कहाँ होगी? मनीषा, देखिए मेटल्स में थोड़ा सा यहाँ पे व्यू क्लियर नहीं है, इन द सेंस कि जो हम लोगों ने रन अप देखा था फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ 2022, उसमें एक नया हाई बनता हुआ देखा, फिर एक डर सा माहौल बन गया है यहाँ पे ग्लोबल रिसेशन को लेके, प्राइसेस में क्रैकडाउन दिखा। चाइना यहाँ पे थोड़ा सा ओपन अप हो रहा है जिसके कारण एक रिन्यूड डिमांड दिख रही है, लेकिन मुझे अभी भी टाइट रेंज में बेस मेटल्स नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा अपसाइड मुझे नहीं नजर आ रहा है क्योंकि क्लैरिटी नहीं है आने वाले 1 से 2 महीने में यहाँ पे ओवरऑल डिमांड आउटलुक किस तरह से रहेगा। बट शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कॉपर अगेन बेस्ट बाई की तरह उभर सकता है, लेकिन 680 685 के ऊपर जाना मुझे लगता है टफ है, तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। आई थिंक आज का नंबर्स देखने के बाद ही यहाँ पे कोई कॉल लेना मेरे ख्याल से बेटर होगा। शाम के नंबर्स का यहाँ पर इंतजार करना चाहिए, तब तक काफी चौपी यहाँ पर बाजार बनते रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया जय, साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पे राय देने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे एग्रीकल्चर स्पेस की। हमारे साथ जुड़ेंगे कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा। नमस्कार, शुरुआत हम यहाँ पर कॉटन से करेंगे और अतुल जी हमारे साथ हैं ही। अतुल जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बढ़त हमने भावों में आते हुए देखी है 5 हफ्ते के हाईज पे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, भारतीय बाजार तेजी पर है यहाँ पर फिर से। बुआई के नंबर्स आप कैसे देखते हैं और अगले साल की प्रोडक्शन अब क्या रहने की उम्मीद है? जी, गुड मॉर्निंग मनीषा जी। देखिए, कॉटन का सोइंग अभी तक 122 लाख हेक्टर में कंप्लीट हो गया है और गवर्नमेंट का टारगेट है 125 लाख हेक्टर, जो बहुत इजीली अचीव हो जाएगा। कॉटन के जो भाव हैं, फार्मर बहुत अट्रैक्ट हो रहा है, कॉटन की सोइंग एकदम फुल स्विंग में कर रहा है। तो ये कॉटन की सोइंग नॉर्मली 25 से 30 अगस्त तक होती है और उसके बाद फिर 3-4 लाख हेक्टर में समर सोइंग होती है, जैसे मार्च महीने में होती है, जून महीने में होती है। तो हमें लगता है कि इस साल इंडिया में 125 से 128 लाख हेक्टर में कॉटन की सोइंग इजीली हो जाएगी। और ये जो कॉटन की सोइंग बढ़ी है तो उसकी वजह से प्रोडक्शन भी इस साल अच्छा रहने की उम्मीद है। अभी बारिश चल रहा है, बारिश का सीजन है, अगस्त सितंबर बारिश होती है, तो अभी क्रॉप के नंबर कहना थोड़ा बहुत जल्दबाजी होगी, मगर
जो हिसाब से सोइंग बढ़ा है उस हिसाब से हम एक कह सकते हैं कि 350 लाख बेल्स का प्रोडक्शन होगा, जिसमें अगर अक्टूबर महीने में बारिश नहीं आई तो 25 लाख गांठ का प्रोडक्शन बढ़ सकता है। मगर अक्टूबर में जो बारिश आती है, अगर ज्यादा बारिश आती है तो उससे लॉस होता है, क्योंकि तभी क्रॉप हार्वेस्टिंग के लिए तैयार रहता है, तो कुछ उसमें लॉस भी हो सकता है। तो प्लस माइनस 25 लाख बेल्स पकड़ के चल सकते हैं। जी मनीषा ठीक जी। है। तो अतुल जी, ये तो बात हुई यहाँ पर कि बुआई का इलाका और प्रोडक्शन बेहतर होने की उम्मीद है, लेकिन अगर हम ट्रेड की यहाँ पर अब बात करें तो वो नंबर्स थोड़े से यहाँ पर वीक नजर आते हैं, चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी है इंडियन इंडस्ट्री की या फिर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स ही क्यों ना हो, जहां पर एक जोरदार गिरावट देखने को मिली है। जी देखिए, टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट है पूरा वैल्यू चेन का, वो अगर हम देखें जुलाई 21 और जुलाई 22 का कंपेयर करें तो हमारा एक्सपोर्ट 70% डाउन है, जो बहुत ज्यादा डाउन है। और ये एक वरी का विषय है, जिससे चिंता है हमारी इंडस्ट्री में। इससे चिंता है कि क्यों इतना एक्सपोर्ट कम हो रहा है। और ये जो एक्सपोर्ट कम हुआ है, इसकी मेन वजह है कि हमारा जो कॉटन के रेट है वो पूरे वर्ल्ड से सबसे ज्यादा रेट है। अभी 90,000, 95,000, 1 लाख कॉटन के भाव हैं। और आप देखिए हमारे नेबर कंट्री पाकिस्तान में 60,000, 65,000 में न्यू क्रॉप कॉटन मिल रहा है। पाकिस्तान की यान की ऑफरिंग वर्ल्ड मार्केट में 15%, हमारे से 50 सेंट कम में यान ऑफर कर रहे हैं। तो हमारा यान कॉटन कपड़ा कौन लेगा? तो ये एक प्रॉब्लम है, और अगर इसको जल्दी कंट्रोल नहीं किया तो आज की तारीख में इंडिया में 50% स्पिनिंग मिल का इंडस्ट्री बंद हो गया है। जो कॉटन का हमारा कंजम्पशन 30 लाख बेल्स था, वो आज मंथली 30 लाख बेल्स था मार्च 2022 में, वो जुलाई महीने में सिर्फ 15 से 17 लाख बेल्स का रह गया है। और एवरी डे मिलें बंद हो रही है। हमने कल गुजरात में पूछा तो 70% स्पिनिंग इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। तो अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो एक्सपोर्ट कहाँ से होगा? तो कॉटन के जो भाव हैं वो पूरे वर्ल्ड में हमारे यहाँ ज्यादा है, तो वो एक चिंता का विषय है, जिससे हमारा एक्सपोर्ट भी हिट हो रहा है और पूरी इंडस्ट्री, पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन को ये नुकसान हो रहा है। जी जी मनीषा जी। जी अतुल जी, इनफैक्ट ये तो हमने देखा भी है कि एक्सपोर्ट डिमांड ही नहीं, डोमेस्टिक डिमांड भी इम्पैक्ट हुई है रिकॉर्ड हाई प्राइसेस की वजह से। मिलर्स की ओर से भी डिमांड नहीं आई है। तो अब ये बताइए, अब जैसे ज्यादा सोइंग हो रही है, प्रोडक्शन नंबर ज्यादा एक्सपेक्टेड है, इसका कुछ इम्पैक्ट प्राइसेस पे पड़ेगा कि नहीं? कुछ हल्के होंगे भाव या नहीं? जी देखिए, अगर आप MCX पे देखेंगे तो अभी ये जो अगस्त महीने का फ्यूचर ट्रेड हो रहा है वो करीबन 47-48,000 पे ट्रेड हो रहा है, जो करीब करीब 1,02,000 रुपए के भाव है। और अगर आप यही नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो वो शायद 34,000 पे ट्रेड हो रहा है। मतलब वो आपको दिखा रहा है कि 15-16 हजार पर बेल 30,000 मतलब आपको आने वाले 2 महीने के बाद ये कॉटन 25 से 30 हजार रुपये कम में मिलने वाली है। तो वो दिखा रहा है कि रेट कम होंगे, नई सीजन में माल आएगा तो भाव घटेंगे। अभी दिखा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये भाव कम होंगे। ये भी एक वजह है कि आज की तारीख में हमारा यान लेने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि स्पिनिंग में यान के खरीद वाले बोलते हैं कि आपको तो कॉटन बहुत सस्ता मिलने वाला है। तो यान के बायर भी है, जितना जरूरत है उतना ही यान ले रहे हैं। मतलब तो यान मार्केट भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, और स्पिनिंग, वीविंग और कॉटन तीनों अभी सफर कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2 महीने में कॉटन के भाव 25 से 30% कम हो सकते हैं। दीपाली जी। रवि, फिर आपको क्या लगता है, जिस तरह से कॉटन के पूरे फंडामेंटल्स यहाँ पर हैं, क्या नजर आता है, कैसे रह सकते हैं भाव इस हफ्ते में, अगले हफ्ते में? जरूर से प्राइसेस में हाई लेवल से थोड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। हालांकि सबसे ज्यादा जो वरीसम सिचुएशन है वो वॉल्यूम है। अगर हम कॉटन के वॉल्यूम देखें तो अभी मैं देख रहा था 60 लॉट के पूरा 2 से 3 लॉट में 60 लॉट में काम हुआ है। तो जब तक ये वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं तब तक प्राइसेस इतने मैच नहीं होंगे। साथ में डिलीवरीज काफी कम है, डिलीवरीज हाई लेवल पे किसी ने स्टॉक किया नहीं, तो MCX में डिलीवरी कम है। तो इस हिसाब से लग रहा है कि ये जो एक शॉर्ट स्क्वीज वाला सिचुएशन करंट कॉन्ट्रैक्ट में बन सकता है। बट ये जैसे अगस्त एक्सपायर होगा
मेरा ये मानना है कि वैसे भी सितंबर एंड अक्टूबर से अराइवल का भी पीरियड होगा, तो शायद शॉर्ट टर्म में आपको इतना प्राइस में गिरावट ना दिखे, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस पे बढ़ना चालू हो चुके हैं। 98 के करीब आइस कॉटन आ चुका है, तो मुझे लग रहा है कि ये अगस्त एक्सपायरी तक बहुत बड़ा करेक्शन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट बियॉन्ड अगस्त मेरा ये मानना है, जैसे बैकवर्डेशन भी है, मेरा ये मानना है कि जो बिल है वो 70-72,000 एंड हमारे जो एमसीएक्स है वो 30-32,000 तक के लेवल आपको नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिल सकते हैं। तो करंट कॉन्ट्रैक्ट में व्यापार ना करें, जो भी आपको हाई लेवल से सेलिंग करना है वो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में करें। मुझे लग रहा है 1 से 2 महीने का व्यू लेके ट्रेड करना चाहे, और जिसके भी पास डिलीवरी हो और वो एमसीएक्स में वो डिलीवरी दे सकते हैं, वो लोग को ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए और एमसीएक्स में डिपॉजिट कर देनी चाहिए। ओके, चलिए, तो ये व्यू मिला है आपको प्राइसेस पर। फिलहाल 48,500 पर कॉटन का भाव आपको दिखाई देगा, एमसीएक्स पर 170 रुपए की मजबूती के साथ। शुक्रिया अतुल जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए, सोइंग, प्रोडक्शन नंबर्स और डिमांड स्थिति पर भी, साथ ही प्राइसेस पर भी एक आउटलुक देने के लिए। रवि, आपका भी शुक्रिया स्ट्रैटेजी बताने के लिए। इसी के साथ मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस सुमित मेहरोत्रा के साथ। नमस्कार।